देवपुर नाम के एक राज्य में चंद्र नारायण नाम के एक हस्तरेखा विशेषज्ञ रहते थे। वो लोगों के हाथ की रेखाएं देखकर उनका भविष्य बताया करते थे। साथ ही साथ लोगों को ऐसा उपाय भी बताते थे जिससे भविष्य में आने वाली परेशानी को ठीक किया जा सकता था। उन्हें अपनी इस विद्या पर बहुत घमंड था। वे अक्सर ही लोगों से कहा करते थे कि मैं सिर्फ भविष्य देख ही नहीं सकता बल्कि किसी का भविष्य बदल भी सकता हूं। और वे अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए हमेशा किसी मौके की तलाश में रहते थे। एक बार की बात है, चंद्र नारायण किसी काम से एक दूसरे नगर की यात्रा पर निकले। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जब वे उस जंगल को पार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही गरीब आदमी एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है। चंद्र नारायण के मन में आया कि क्यों न इस आदमी की हस्तरेखाएं देखकर इसका भाग्य जाने और फिर इसके भाग्य को बदलने का प्रयास करें। ये सोचकर चंद्र नारायण उस आदमी के पास गए और उसे उठाते हुए कहने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों सो रहे हो? वो आदमी उठकर कहने लगा, मैं सीतापुर गांव का रहने वाला हूं और मेरा नाम तरुण है। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूं। आज सुबह मेरी पत्नी ने मुझसे झगड़ा करके और मुझे खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं जाकर बहुत सारा धन कमा कर लाऊं। इसीलिए मैं किसी काम की खोज में अपने घर से निकल पड़ा और चलते चलते थककर इस पेड़ के नीचे सो गया। तरुण की बात सुनकर चंद्र नारायण कहने लगे, तरुण, मैं देवपुर का प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ चंद्र नारायण हूं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूं। क्या? सच? हाँ, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना होगा। कैसा कष्ट? तरुण, मुझे तुम्हारे हाथ में उच्च पद पर आसीन होने की रेखा बनानी होगी। लेकिन हाथ में रेखा किस प्रकार बनाई जा सकती है? तरुण, मुझे कटार से तुम्हारी हथेली पर एक रेखा खींचनी होगी। इस कार्य में तुम्हें कुछ देर के लिए पीड़ा का अनुभव तो होगा, लेकिन उसके पश्चात तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे। चंद्र नारायण की बात सुनकर तरुण सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, मुझे आपकी बात स्वीकार है ज्योतिषी जी। आप जल्दी से मेरी हथेली पर रेखा खींच दीजिए। यह सुनकर चंद्र नारायण ने अपनी कटार निकाली और तरुण के हाथ पर राजयोग की रेखा बना दी। तरुण, अब तुम यहां से जाओ। तुम्हारी किस्मत में राजयोग पड़ चुका है। अब तुम शीघ्र ही किसी न किसी देश के राजा अवश्य बनोगे। तब तरुण चंद्र नारायण को प्रणाम करके वहां से चल पड़ा। उसके जाने के बाद चंद्र नारायण भी देवपुर की ओर चल पड़ा। तरुण खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। राजा बनने की खुशी में वो काम धंधे की बात पूरी तरह भूल चुका था। वो सोच रहा था कि अब मैं जल्दी ही राजा बन जाऊंगा, तब अपने गांव वालों को दिखा दूंगा कि मैं निकट्टू नहीं हूं। मुझे राजा बने देखकर मेरी पत्नी जानकी और बच्चे बहुत खुश होंगे। चलते चलते वो एक नगर के समीप पहुंचा और सोचने लगा, इस नगर में प्रवेश करने से पहले मैं क्यों न इस मंदिर में शीश झुकाता चलूं। ये सोचकर वो मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा। मंदिर में जाकर उसने विष्णु भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझ दुखी की पुकार सुन लो और मुझे गरीब से राजा बना दो। तरुण भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा ही था कि दो सैनिक आकर उससे कहने लगे, तुझे प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं। लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर प्रधानमंत्री जी ही देंगे। वे मंदिर के आंगन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, चलो। तरुण सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वो मंदिर के आंगन में पहुंचा, प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और कहने लगे, आइए श्रीमान, हम आपका स्वागत करते हैं। तरुण सोचने लगा, प्रधानमंत्री जी मुझे इतना आदर क्यों दे रहे हैं? ये क्या माजरा है? मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंसने वाला हूं। तरुण को सोच में पड़े देख प्रधानमंत्री कहने लगे, श्रीमान, आप अपने अनिष्ट की आशंका से भ्रमित ना हो। हम तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पद सौंपने वाले हैं। महत्वपूर्ण पद? हाँ श्रीमान, आज से आप दौलतपुर राज्य के नए राजा हैं। मैं राजा? ये मैं क्या सुन रहा हूं? कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं श्रीमान, ये सपना नहीं, सच है। आज सुबह ही दौलतपुर राज्य में महाराज दौलत सिंह की मृत्यु हो गई है। वे निसंतान थे। इस राज्य की प्रथा के अनुसार राजा की मृत्यु के दिन जो भी परदेसी सबसे पहले इस मंदिर में शीश झुकाता है वही राजा बनता है। और आप पहले परदेसी हैं जिसने हमारी प्रथा को पूरा किया है। इसीलिए आज से आप हमारे नए राजा हैं।
तरुण मन ही मन सोचने लगा, जोशी द्वारा मेरे हाथ की रेखा ने तो बहुत जल्दी अपना कमाल दिखा दिया। मैं सचमुच राजा बन गया। तभी प्रधानमंत्री ने उसकी कल्पना को भंग किया और कहने लगे, श्रीमान किस सोच में डूबे हुए हैं? सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ राजमहल चलिए। वहां आपका आज ही राज तिलक होगा। हाँ हाँ चलिए। तब प्रधानमंत्री आदर सहित तरुण को अपने साथ राजमहल में ले गए। वहां धूमधाम से तरुण का राज तिलक किया गया। प्रधानमंत्री ने सभी को बताया, नगरवासियों, आज से राजा रामेश्वर सिंह हमारे नए राजा हैं। सभी नगरवासी पुकारने लगे, राजा रामेश्वर सिंह की जय हो। भाग्य बदलते ही तरुण राजा तो बनी गया था, साथ ही साथ वो तरुण से रामेश्वर सिंह हो गया था। दूसरी ओर तरुण की पत्नी जानकी सोच रही थी, क्या बात है, बच्चों के बाप दोपहर से गए हैं, अभी तक घर वापस नहीं लौटे हैं। दोपहर को मैंने गुस्से में भरकर उन्हें काफी कुछ उल्टा सीधा कह दिया था। कहीं मुझसे नाराज होकर वे कहीं चले तो नहीं गए। जब काफी देर हो गई और तब भी तरुण अपने घर वापस नहीं लौटा तो जानकी परेशान हो उठी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं उन्हें कहां ढूंढूं? सारे गांव वालों से भी उनके बारे में पूछताछ कर चुकी हूं, पर उनका कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने तो यही कहा है कि उन्होंने दोपहर को उन्हें गांव से बाहर जाते हुए देखा था। वे कहां गए होंगे? उधर दूसरी ओर तरुण राजा बना हुआ सोच रहा था, भगवान, जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे सबके दिन फिरे। अब तो मैं इसी राज्य का राजा बनकर यहां पर राज्य करूंगा और अपने गांव वापस नहीं जाऊंगा। कल सैनिकों को अपने गांव भेजकर जानकी और बच्चों को भी यहां बुलवा लूंगा। वे तीनों मुझे राजा बना देखकर खुश हो जाएंगे। तभी उसने फिर सोचा, अगर जानकी और बच्चों को यहां बुलवाऊंगा तो उन्हें देखकर यहां के लोगों को पता चल जाएगा कि मैं अत्यंत ही दरिद्र परिवार का हूं। नहीं, मैं उन्हें यहां नहीं बुलवाऊंगा, अपना पता भी उन्हें नहीं दूंगा। जानकी ने मेरे घर से निकलने से पहले मेरा कितना अपमान किया था। वो मेरी पत्नी बनने के योग्य नहीं है। अब मैं राजा बन गया हूं, अब तो मैं किसी देश की राजकुमारी से विवाह करूंगा। ये सोचकर तरुण ने अपनी आंखें मूंद ली और चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन उसने प्रधानमंत्री को बुलाकर आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, हम देवपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषी चंद्र नारायण को यहां बुलवाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही एक सैनिक को आदेश देकर उसे देवपुर रवाना कर दिया। सैनिक देवपुर पहुंचकर ज्योतिषी चंद्र नारायण से मिला और कहने लगा, ज्योतिषी जी, आपको दौलतपुर के राजा रामेश्वर सिंह ने बुलवाया है। मुझे आदेश दिया गया है कि मैं आपको अपने साथ लेकर ही दौलतपुर वापस आऊं। दौलतपुर के राजा ने मुझे याद किया है, लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं, फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज्योतिष विद्या की कीर्ति उन तक भी पहुंच गई है और वे अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानना चाहते हों? चंद्र नारायण, ये अवसर हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तुझे इसे सहर्ष स्वीकार कर दौलतपुर चले जाना चाहिए। ये सोचकर वो कहने लगे, ठीक है, मैं तैयार होकर अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। चंद्र नारायण जल्दी से तैयार होकर सैनिक के साथ चल पड़े। जब वो तरुण के सामने पहुंचे तो कहने लगे, तरुण? तो तरुण बोला, धीरे बोलिए ज्योतिषी जी, अब मैं तरुण नहीं, राजा रामेश्वर सिंह हूं। तुम इतनी शीघ्र राजा बन जाओगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ज्योतिषी जी, ये सब आपकी ही कृपा का फल है। अगर आपने मेरे हाथ में कटार से रेखा नहीं बनाई होती तो मेरा भाग्य नहीं बदलता। चंद्र नारायण जी, आपके कारण ही मैं राजा बना हूं, इसीलिए मैं पुरस्कार स्वरूप आपको हीरे जवाहरातों से लदे 5 हाथी और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद तरुण, मैं तुम्हारी भेंट स्वीकार करता हूं। तरुण ने चंद्र नारायण को उचित पुरस्कार दिया। उसके बाद कहने लगा, चंद्र नारायण जी, आप समय समय पर हमसे मिलते रहिएगा। आपसे मिलकर हमें प्रसन्नता होगी। जैसा आपका आदेश राजन। तरुण को प्रणाम करने के पश्चात चंद्र नारायण वापस अपने नगर लौट गए। चंद्र नारायण के जाने के पश्चात तरुण ने मनी मन सोचा, अब मैं राजा बन गया हूं, इसीलिए मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दौलतपुर की सारी प्रजा पर मेरी धाक जम जाए। क्यों ना मैं पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके उसे हरा दूं और पड़ोसी राज्य को अपने राज्य में मिला लूं। ऐसा करने से राज्य का विस्तार भी होगा और मेरी वाहवाही भी होगी। यह विचार करके उसने प्रधानमंत्री को बुलाया और कहने लगा, प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य का सबसे समीप पड़ोसी राज्य कौन सा है और वहां का राजा कौन है? महाराज, हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ राज्य विजयपुर है और वहां राजा सुदर्शन राज करते हैं। यह सुनकर तरुण कहने लगा, प्रधानमंत्री जी, सेना को तुरंत युद्ध पर जाने का आदेश दे दो। हम आज ही युद्ध के लिए कूच करना चाहते हैं।
युद्ध महाराज? आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? हमारी तो किसी राज्य से लड़ाई भी नहीं है। राजा सुदर्शन तो हमारे राज्य के सबसे बड़े हितैषी हैं। स्वर्गीय महाराज दौलत सिंह से तो उनका मित्रता का संबंध था। यह सुनकर तरुण भड़क उठा और कहने लगा, प्रधानमंत्री जी, मैंने आपको यहां इसलिए नहीं बुलाया कि आप हमें उपदेश दें। राजा आप हैं या हम? महाराज, राजा तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है। अभी आप राजनीति में नए हैं, इसीलिए राजा सुदर्शन पर आक्रमण करने जैसा गलत निर्णय ना लें। एक बार इस विषय में अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए। मैं मानता हूं कि विजयपुर राज्य हमारे राज्य से बहुत छोटा है। राजा सुदर्शन की सेना भी हमसे कम है। आक्रमण करने पर निश्चित ही हमारी जीत होगी, लेकिन बिना किसी कारण सुदर्शन राज्य पर आक्रमण करना ना न्याय संगत होगा ना तर्क संगत। बस बस प्रधानमंत्री जी, बहुत हो चुका आपका भाषण। हम राजा हैं और राजा बार बार अपने किए निर्णय को नहीं बदला करते हैं। युद्ध होगा और राजा सुदर्शन से ही होगा। जाइए, आप जाकर तुरंत ही सेना को युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाने का आदेश दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आपको समझाना मेरा फर्ज था, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। मैं अब सेनापति को आपका आदेश दे देता हूं। इतना कहकर प्रधानमंत्री वहां से चला गया। सेनापति के पास पहुंचकर प्रधानमंत्री कहने लगा, सेनापति जी, राजा रामेश्वर सिंह आज ही विजयपुर राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। आप जल्दी से सेना को एकत्रित करके तैयार होने का आदेश दीजिए। ये महाराज को क्या सूझा प्रधानमंत्री जी? आपने महाराज को इस आक्रमण के लिए मना नहीं किया। सेनापति जी, मैंने महाराज को बहुत समझाया, पर वे अपनी जिद पर अड़े रहे। अतः युद्ध के अलावा अब कोई चारा नहीं है। प्रधानमंत्री जी, महाराज के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन महाराज विजयपुर राज्य पर आक्रमण करके उचित नहीं कर रहे हैं। सेनापति ने तुरंत ही सारी सेना को एकत्रित किया और उन्हें सारी बात समझाई। सभी सैनिकों, अब तुम जल्दी ही युद्ध पर जाने की तैयारी कर लो। महाराज रामेश्वर सिंह आज ही विजयपुर की ओर कूच करना चाहते हैं। जो आज्ञा सेनापति जी। उसी दोपहर को अपनी सेना के साथ तरुण ने विजयपुर की ओर प्रस्थान कर दिया। जब राजा सुदर्शन को इस बात की सूचना मिली तो वो सोचने लगा, दौलतपुर के नए राजा को यह क्या सूझी? क्या प्रधानमंत्री ने भी नए राजा को यह नहीं बताया कि स्वर्गीय राजा दौलत सिंह से हमारे संबंध कैसे थे? अब जब संकट आ ही पड़ा है तो युद्ध तो करना ही होगा, लेकिन हमारी छोटी सी सेना दौलतपुर की विशाल सेना का मुकाबला कैसे कर सकेगी? खैर, नतीजा जो भी हो, हमें तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश देना चाहिए। राजा सुदर्शन ने तत्काल ही सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। जल्दी ही दौलतपुर और विजयपुर की सेनाओं का सामना हुआ। कुछ ही घंटों में विजयपुर की सेना के सैनिक हताहत होकर युद्ध भूमि में गिरने लगे। धीरे धीरे विजयपुर की सेना कम होने लगी। यह देखकर उनका राजा डरकर सोचने लगा, इससे पहले कि मेरी सेना समाप्त हो जाए और दौलतपुर का नया राजा मुझे बंदी बना ले, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, वरना दौलतपुर का राजा मुझे कैद करके मौत के घाट उतार देगा। यह सोचकर राजा सुदर्शन ने अपना घोड़ा युद्ध भूमि से बाहर की ओर मोड़ लिया। जल्दी ही वो युद्ध स्थल से काफी दूर पहुंच गया और सोचने लगा, अब मैं यहां से कहां जाऊं? तभी उसने सोचा, राजमहल में महारानी त्रिशला और युवराज आदित्य को तो मैं अकेला ही छोड़ आया हूं। मुझे यहां से अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में चलना चाहिए। वहां पहुंचने के पश्चात मैं आज ही महारानी और युवराज को मतंग ऋषि के आश्रम में बुलवा लूंगा। मतंग ऋषि का आश्रम पास ही था। उसने घोड़ा आश्रम की ओर मोड़ दिया। कुछ देर बाद वो मतंग ऋषि के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रणाम गुरुवर। बस सुदर्शन, तुम इस हालत में यहां क्या बात है? गुरुवर, दौलतपुर के नए राजा ने आज विजयपुर पर अचानक ही आक्रमण कर दिया। अपनी सेना को हारते देखकर मैं आपके पास भाग आया हूं। यह तो बहुत ही बुरा हुआ वत्स। गुरुवर, मैं राजमहल में महारानी त्रिशला और युवराज आदित्य को अकेला छोड़ आया हूं। कहीं शत्रु उन दोनों को मौत के घाट ना उतार दे। ऐसा नहीं होगा वत्स। हम अभी अपने शिष्यों को विजयपुर के महल में भेजकर महारानी और युवराज को यहां पर सकुशल बुलवा लेते हैं। आप चिंतित ना हो। तुरंत ही मतंग ऋषि का एक शिष्य राजा सुदर्शन के घोड़े पर बैठकर विजयपुर की ओर चल पड़ा। उधर दूसरी ओर युद्ध क्षेत्र में प्रधानमंत्री कहने लगा, महाराज, विजयपुर की समस्त सेना हताहत हो चुकी है। अब क्या करना है? प्रधानमंत्री जी, राजा सुदर्शन अभी हमारे कब्जे में नहीं आए हैं, इसलिए उन्हें बंदी बनाने के लिए तुरंत ही राजमहल पर धावा बोल दो। मारकाट मचाते हुए सैनिक उस कक्ष में पहुंचे जिसमें महारानी त्रिशला और युवराज आदित्य थे।
महाराज, ये राजा सुदर्शन की महारानी और पुत्र आदित्य है। मेरा आदेश है कि इन दोनों को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। और फिर महारानी और उनके पुत्र को बंदी बना लिया गया। तरुण कहने लगा, प्रधानमंत्री जी, राजा सुदर्शन ना सही, उनकी पत्नी और पुत्र ही सही। लगता है अपनी हार देखकर कायर सुदर्शन भाग गया है। यह देखकर प्रधानमंत्री मन में सोचने लगा, लगता है रामेश्वर सिंह को दौलतपुर का राजा बनाकर हमने ठीक नहीं किया। यह तो बहुत ही क्रूर है। उसी समय मतंग ऋषि के शिष्यों ने विजयपुर में प्रवेश किया। तभी उनके कानों में यह आवाज पड़ी कि राजा सुदर्शन तो कहीं भागकर छिप गए हैं, लेकिन राजा रामेश्वर सिंह ने महारानी त्रिशला और युवराज को कैद कर लिया है। यह सुनकर मतंग ऋषि का शिष्य सोचने लगा, यह अच्छा नहीं हुआ। मैं तो महारानी और युवराज को लेने ही विजयपुर आया था। दुश्मन ने तो उन दोनों को ही कैद कर लिया है। अब मेरा राजमहल में जाना बेकार है। मुझे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। यह सोचकर वो वहीं से वापस लौट गया। जब उसने आश्रम में पहुंचकर यह सूचना राजा सुदर्शन को दी तो वो रोते हुए कहने लगे, हमारी महारानी और प्यारे युवराज आदित्य कैद कर लिए गए हैं। ये तो अच्छा नहीं हुआ। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। इतना कहकर राजा सुदर्शन फूट फूट कर रोने लगे। तब मतंग ऋषि ने उन्हें दिलासा दिया और कहने लगे, वत्स, धीरज रखो। पाप का घड़ा एक दिन अवश्य भरता है। एक न एक दिन राजा रामेश्वर सिंह को उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। गुरुवर, हमारा तो सब कुछ लुट गया। अब हम कहां जाएं? वत्स, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम हमारे पास ही आश्रम में रहोगे। हम वादा करते हैं कि किसी भी तरह तुम्हारी रानी और पुत्र को वापस दिलवाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। दूसरी ओर तरुण ने विजयपुर में घोषणा की, विजयपुर के नगरवासियों, आज से विजयपुर राज्य हमारे अधीन है। आज से इस राज्य में हमारा ही हुक्म चलेगा। जिसने भी हमारे हुक्म की जरा सी भी अवहेलना की उसे तुरंत ही सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यह सुनकर विजयपुर के निवासी काफी डर गए। विजयपुर में यह घोषणा करके तरुण दौलतपुर वापस लौट आया। धीरे धीरे इस घटना को बीते 5 दिन व्यतीत हो गए। 5वें दिन प्रधानमंत्री कहने लगा, महाराज, हमारे यहां प्रथा है कि जब भी इस देश का कोई नया राजा बनता है वो सबसे पहले वन में शिकार करने जाता है। इस शिकार पर राजा को बिल्कुल अकेले ही जाना होता है। प्रधानमंत्री जी, यदि ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजा बनते ही हम शिकार के लिए वन में चले जाते। महाराज, आपने इस बात को बताने का मौका ही कहां दिया था? राजा बनते ही आप तो विजयपुर पर आक्रमण करने चल दिए थे। खैर, कोई बात नहीं प्रधानमंत्री जी। तब ना सही, हम अब वन में शिकार करने के लिए चले जाते हैं। तरुण उसी समय घोड़े पर सवार हुआ और शिकार करने के लिए वन की ओर चल पड़ा। उधर दूसरी ओर मतंग ऋषि ने आश्रम में रह रहे राजा सुदर्शन से कहा, वत्स, तुम्हारा शत्रु राजा रामेश्वर सिंह आज इस वन में शिकार करने आने वाला है। अच्छा, तब तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे उससे अपनी बर्बादी का बदला लेना है। वत्स, क्रोध में ना आओ। अगर तुम अपने हाथों से राजा रामेश्वर सिंह की हत्या करोगे तो तुम्हें हत्या का पाप लगेगा। तुम राजा रामेश्वर सिंह से बदला अवश्य लो, लेकिन इस प्रकार लो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा गुरुवर। वत्स, मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। मैं योग के द्वारा एक हिरण उत्पन्न करूंगा। उस हिरण का पीछा करता हुआ रामेश्वर सिंह जैसे ही हमारे आश्रम के पास आएगा, हिरण अदृश्य हो जाएगा। उसी समय तुम्हें रामेश्वर सिंह से मिलना है। और इस प्रकार मतंग ऋषि राजा सुदर्शन को अपनी योजना समझाने लगे। योजना सुनने के पश्चात राजा कहने लगा, गुरुवर, आपकी योजना तो बहुत अच्छी है। इस योजना को प्रयोग में लेकर मैं व्यर्थ के रक्तपात से बच पाऊंगा। मैं आपके कहने के अनुसार ही चलूंगा गुरुवर। तो जाओ, आश्रम के बाहर जाकर रामेश्वर सिंह के आने की प्रतीक्षा करो। दूसरी ओर तरुण वन में पहुंचा और सोचने लगा, तरुण, तूने अपनी जिंदगी में चींटी तक नहीं मारी है और अब भयंकर जानवरों का शिकार करने निकला है। तुझे ना तो तीर चलाना आता है और ना ही निशाना लगाना आता है। ऐसी अवस्था में तू शिकार कैसे करेगा? ये सोचते सोचते वो वन में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे एक हिरण दिखाई दिया और वो सोचने लगा, कितना सुंदर हिरण है, मुझे इसी का शिकार करने का प्रयास करना चाहिए। तरुण ने तुरंत ही अपना घोड़ा हिरण के पीछे लगा दिया। हिरण दौड़ता हुआ मतंग ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचकर अचानक गायब हो गया। अरे, ये हिरण कहां गायब हो गया? पास ही ऋषि वेश में खड़ा राजा सुदर्शन सोचने लगा,
हिरन का पीछा करता हुआ रामेश्वर सिंह आश्रम के समीप आ पहुंचा है। अब मुझे इसके पास चलना चाहिए। वे तुरंत ही तरुण के पास पहुंचे और कहने लगे, लगता है आप वन में रास्ता भटक गए हैं। ऋषिवर, हम हिरन का पीछा करते करते यहां पहुंचे हैं। यहां आकर वो हिरन न जाने कहां गायब हो गया है। ऋषिवेश में खड़े राजा सुदर्शन कहने लगे, वो हिरन यहां कहीं छुप गया होगा। आप जब यहां आ ही गए हैं तो आइए मेरे आश्रम में चलकर थोड़ी देर विश्राम कीजिए। ऋषिवर, घोड़े को दौड़ा दौड़ा कर मैं भी थकान का अनुभव कर रहा हूं। तरुण को साथ लेकर राजा सुदर्शन आश्रम में पहुंचे और उसे खाने के लिए कुछ फल दिए। तरुण को भूख भी लगी हुई थी। उसने तुरंत ही फल खाना शुरू कर दिया। फल खाने के बाद वो कुटिया में लेट गया। थकान के कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। वो बहुत देर तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था। राजा सुदर्शन, जो ऋषि वेश में थे, कहने लगे, वन में अंधेरा छा गया है, इसीलिए आज की रात आप हमारे आश्रम में ही रुकिए। तत्पश्चात सुबह ही आप यहां से प्रस्थान करें। तरुण सोचने लगा, ये ऋषि ठीक कह रहे हैं। रात को अंधेरे में यहां से जाऊंगा तो कोई भी जंगली जानवर मुझ पर आक्रमण कर सकता है। सुबह जब तरुण आश्रम से चलने लगा तो ऋषि वेशधारी सुदर्शन कहने लगे, वत्स, मुझे लगता है आप कोई चक्रवर्ती राजा हैं। तरुण कहने लगा, मैं दौलतपुर के राजा रामेश्वर सिंह का प्रधान हूं ऋषिवर। यह सुनकर राजा सुदर्शन मनी मन सोचने लगा, यह सफेद झूठ बोल रहा है, जैसे मैं जानता ही नहीं कि यह कौन है। तब तरुण ने राजा सुदर्शन से कहा, इस निर्जन वन में आप जैसे तपस्वी संत से भेंट होगी, मैंने ये सोचा भी ना था। ये मेरा सौभाग्य है। आप कृपया मुझे अपना परिचय देने की कृपा करें। भाई, हमारा क्या परिचय, हम तो सन्यासी ठहरे। ऋषि की विनम्रता से तरुण बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा, जो सच्चा ज्ञानी होता है वही ऐसी बातें करता है। आप मुझे अपना सेवक जानकर अपना पूरा परिचय दीजिए। तो सुनो, मैं बहुत समय से इसी वन में रह रहा हूं। मेरा नाम एक तनु है। सृष्टि के आरंभ में मेरा जन्म हुआ था, तब से मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया है, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। ऋषिवर, आप सृष्टि के आरंभ में पैदा हुए और इतने सालों बाद भी जीवित हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तपस्या से सब कुछ संभव है। तपस्या से ही मैं सर्वज्ञ बन गया हूं। चाहो तो मैं तुम्हें इस बात का प्रमाण भी दे सकता हूं। तुमने मेरे सामने अभी अभी झूठ बोला है। तुम राजा रामेश्वर सिंह के प्रधानमंत्री नहीं, स्वयं राजा रामेश्वर सिंह हो। ऋषिवर, आप तो सचमुच ही सर्वज्ञानी हैं। वत्स, मैंने तो शुरू में ही तप के प्रभाव से तुम्हारे बारे में जान लिया था। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैले। लेकिन क्या ऋषिवर? राजन, यूं तो पृथ्वी के सभी राजा तुम्हारी दास्ता स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने राज्य के समस्त ब्राह्मणों से तुम्हें खतरा है। ब्राह्मणों से खतरा? हाँ, यदि तुम ब्राह्मणों के कोप से बच गए तो पृथ्वी पर अनंत काल तक तुम्हारा राज्य बना रहेगा। ऋषिवर, ब्राह्मणों के कोप से कैसे बचा जा सकता है? तुम्हें अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को राजमहल में भोज पर बुलाना होगा। उन्हें भोज में जो खाना परोसा जाएगा, उस खाने को खाकर सारे ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तब तो मैं जाते ही राज्य के सारे ब्राह्मणों को भोज पर बुलवा लूंगा। लेकिन ऋषिवर, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। वत्स, वैसे तो मैं कभी राजमहलों में नहीं जाता हूं, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं ये प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। मैं दौलतपुर जाकर अपनी देखरेख में ही ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करवाऊंगा। ये तो और भी अच्छी बात है ऋषिवर। ठीक है, अब तुम जाओ। आज से 3 दिन के पश्चात हम दौलतपुर आएंगे। तब तक तुम ब्राह्मणों को भोजन पर आने का निमंत्रण भेजो। जैसा आपका आदेश ऋषिवर। तरुण घोड़े पर बैठकर दौलतपुर वापस चल पड़ा। उधर राजा सुदर्शन मतंग ऋषि के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुवर, आपने जैसा मुझे आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे आगे क्या करना है? सुदर्शन, मैं तुम्हें एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी का रस दूंगा। दौलतपुर जाकर तुम्हें सबसे पहले रामेश्वर सिंह के सीधे हाथ की हथेली पर उस रस को डालना है। ऐसा करने से क्या होगा गुरुवर? बस, रामेश्वर सिंह के हाथ में एक जोशी ने राजयोग की नकली रेखा बना दी है। तुम जैसे ही उस रस को उसकी हथेली पर डालोगे, उसके प्रभाव से वो रेखा तत्काल ही मिट जाएगी। ऐसा होते ही राज्य के सभी लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे और भोज वाले दिन जो खाना ब्राह्मणों को परोसा जाएगा वो उत्तम प्रकार का होते हुए भी ब्राह्मणों को मांस के टुकड़ों के रूप में दिखाई देगा। खाने में मांस के टुकड़े देखकर सारे ब्राह्मण क्रोधित हो उठेंगे और वे क्रोध में रामेश्वर सिंह को श्राप दे देंगे।
तत्पश्चात राज्य के लोग रामेश्वर सिंह के स्थान पर तुम्हें राजा बना देंगे। इस प्रकार तुम्हारा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा और तुम अपनी रानी और पुत्र को भी कारागार से मुक्त करवाकर सुख से उनके साथ जीवन व्यतीत करोगे। ठीक है गुरुवर, जैसा आपका आदेश। उधर दौलतपुर पहुंचकर तरुण ने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, अब हम इस राज्य के राजा हैं। एक राजा को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसके खजाने में कितना धन है। हम अभी खजाने का निरीक्षण करना चाहते हैं। जैसी याद किया गया महाराज। प्रधानमंत्री तुरंत ही तरुण को साथ लेकर खजाने में पहुंचा। धन दौलत देखकर तरुण सोचने लगा, इतनी दौलत हमने तो कभी सपने में भी नहीं देखी। तरुण खजाने का निरीक्षण कर ही रहा था कि तभी उसकी दृष्टि खाली संदूकों पर पड़ी और वो प्रधानमंत्री से पूछने लगा, प्रधानमंत्री जी, ये संदूक खाली क्यों पड़े हैं? इनका धन कहां गया? महाराज, पिछले वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था। तब इन संदूकों की स्वर्ण मुद्राएं अकाल पीड़ितों में बांट दी गई थी। तब से ये संदूक खाली हैं। प्रधानमंत्री जी, सूखा पिछले वर्ष पड़ा था। इस वर्ष तो राज्य में खुशहाली नजर आ रही है। इसलिए राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से 50-50 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में ली जाएं और इन खाली संदूकों को शीघ्र भरा जाए। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? अकाल की मार से अभी लोग पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। इतनी जल्दी उन पर इतना भारी कर लगाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप हमारी बात को काटिए मत। जाइए, आज से ही हमारे आदेश का पालन होना चाहिए। जी महाराज। सैनिक उसी दिन से राज्य के लोगों से कर के रूप में 50-50 स्वर्ण मुद्राएं वसूलने लगे। इस प्रकार शाही सैनिक हर अमीर गरीब से स्वर्ण मुद्राएं वसूलने लगे। ये देखकर राज्य के लोग रामेश्वर सिंह को कोसने लगे। ठीक 3 दिन पश्चात ऋषि के वेश में राजा सुदर्शन तरुण के पास पहुंचे। उन्हें देखकर तरुण कहने लगा, ऋषिवर, आपका स्वागत है। राजमहल में पहुंचकर ऋषि कहने लगे, राजन, अपने हाथ आगे लाएं। मैं आपके हाथ अमृत से धोना चाहता हूं। यह सुनकर तरुण ने तुरंत ही अपने दोनों हाथ सुदर्शन के आगे बढ़ा दिए। लीजिए ऋषिवर। तब राजा सुदर्शन ने कमंडल में भरा हुआ जड़ी बूटी का रस उसके हाथों पर डाला और कहने लगा, कल्याणम भवन्तु। रस के प्रभाव से चंद्रनारायण द्वारा हाथ में खींची गई रेखा मिट गई। सुदर्शन कहने लगा, महाराज, आप आज संध्या को राज्य के समस्त ब्राह्मणों को भोजन पर बुलवाएं। ऋषिवर, मैं अभी दूत को ब्राह्मणों के पास भेजता हूं। तरुण ने तुरंत एक दूत को ब्राह्मणों के पास भेज दिया। ब्राह्मणों के लिए राजकीय रसोई में उत्तम प्रकार का भोजन बनवाया गया। संध्या के समय राज्य के सारे ब्राह्मणों को वो भोजन परोसा गया। भोजन करते समय ब्राह्मण चिल्लाने लगे, अरे ये क्या, भोजन में मांस के टुकड़े? तरुण कहने लगा, लेकिन ये आए कहां से? हमने तो सात्विक भोजन बनवाया था। ब्राह्मण कहने लगे, राजा रामेश्वर सिंह, क्या तू ये भूल गया कि ब्राह्मणों को तामसी भोजन परोसा जाता है या सात्विक? तूने भोजन में मांस के टुकड़े परोसकर हमारा घोर अपमान किया है। इसीलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू राजपाट छोड़कर तुरंत ही निर्धन हो जाए। ये सुनते ही तरुण का वेश बदल गया। वो राजा से एक गरीब आदमी में परिवर्तित हो गया। ये देखकर राजा सुदर्शन कहने लगा, रामेश्वर सिंह, ये अभिमान और पापों का फल है। तूने मेरे निर्दोष परिवार और राज्य को जो नुकसान पहुंचाया था, ये सब उसी का परिणाम है। तरुण बोला, आप क्या कह रहे हैं? आप कौन हैं? मैं विजयपुर का राजा सुदर्शन हूं रामेश्वर सिंह। मैं चाहूं तो तुझे अभी इसी समय मौत के घाट उतार सकता हूं, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। तभी वहां आकाशवाणी हुई, तरुण, तेरी भलाई इसी में है कि तू तुरंत ही अपना राज्य राजा सुदर्शन को सौंप दे और यहां से चला जा, वरना मैं इस राज्य की कुलदेवी तुझे भस्म कर दूंगी। आकाशवाणी सुनकर भयभीत तरुण ने कहा, सुदर्शन, मैं अपना राजपाट आपको सौंप रहा हूं। यह देखकर प्रधानमंत्री सोचने लगा, चलो इस प्रकार हमें एक मूर्ख और क्रूर राजा से तो छुटकारा मिला। तरुण राजमहल से निकल गया और सोचने लगा, हाय मेरा भाग्य, तूने भी मेरे साथ कैसा मजाक किया। पहले तो राजा बनाया और कुछ दिन बाद ही रंक बना दिया। तभी तरुण के सामने एक देव पुरुष प्रकट हुए। तरुण उनसे पूछने लगा, आप कौन हैं? मैं वही हूं जिसे तुम अभी कुछ देर पहले कोस रहे थे, यानी तुम्हारा भाग्य। ओह, तो आप मेरे भाग्य हैं। क्या आप बताएंगे आपने मेरे साथ ये घटिया मजाक क्यों किया? तरुण, मजाक मैंने नहीं, देवपुर के हस्तरेखा विशेषज्ञ चंद्र नारायण ने तुम्हारे साथ किया था। उसने जबरदस्ती नकली रेखा बनाकर तुम्हें राजा बनाया था, जबकि तुम्हारे भाग्य का फैसला तो मैं करता हूं। जब तुम्हारे भाग्य में रंग ही रहना लिखा है
तो भला चंद्र नारायण तुम्हारा भाग्य कैसे बदल सकता था? यह सुनकर तरुण का चेहरा उतर गया। देव पुरुष और तरुण दोनों ही देवपुर के हस्तरेखा विशेषज्ञ चंद्र नारायण के पास चल पड़े। चंद्र नारायण तरुण को देखकर कहने लगा, राजा रामेश्वर सिंह आप और इस वेश में? यह सुनकर तरुण का भाग्य कहने लगा, चंद्र नारायण देखा, तरुण पूरे 1 माह भी राजा बनकर नहीं रह पाया। लेकिन यह हुआ कैसे? मैंने तो इनके हाथ में राजयोग की रेखा खींची थी। चंद्र नारायण जिस प्रकार वो रेखा बनी थी उसी प्रकार मिट भी गई। यह सुनकर चंद्र नारायण कहने लगा, भाग्य देवता, मैंने तुम्हारे फैसले को बदलने का प्रयत्न किया था, लेकिन मैं उसमें असफल रहा। चंद्र नारायण, तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो, याद रहे फिर कभी अपनी विद्या का गलत प्रयोग मत करना। फिर भाग्य ने तरुण से कहा, तरुण, यहां से तुम अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी जानकी का तुम्हारे बिना बुरा हाल है। जाओ, मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करो। बस यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। अच्छा मेरे भाग्य देवता। भाग्य देवता के अदृश्य होने पर तरुण वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।